Hello everyone, welcome to Biologism Academy. Students, in this video we are going to discuss, analyze, describe the chromosomal theory of inheritance in a simple word. दूसरी बात, इसमें मैं आपसे शेयर करने वाला हूं अपने 5 साल का CBSE कॉपी चेकिंग का एक्सपीरियंस। जो भी क्वेश्चंस मैं देखता था, जो भी क्वेश्चंस मेरे सामने आते थे, बायोलॉजी या साइंस के जो भी आते थे, सारी कॉपी चेकिंग हो रही होती थी, तो मैं एनालाइज करता रहता था वहां पे चीज़ों को और किस तरीके से आपको क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करना होते हैं, वो सारे टिप्स, वो सारी ट्रिक्स इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या बताती है आपको? पहला पैराग्राफ जो है क्रोमोसोमल थ्योरी का, ये बताता है कि मेंडल का काम जो था इतने दिनों तक अनरिकॉग्नाइज्ड क्यों रहा। ये क्वेश्चन भी बनता है सीबीएसई में। क्या हुआ था? मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑफ इनहेरिटेंस 1865 में। कब उन्होंने पब्लिश किया था? 1865। फॉर सेवरल रीजन इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। पहला रीजन बनता है स्टूडेंट, फर्स्टली द कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। उस टाइम पे कम्युनिकेशन जो थी बिल्कुल भी इजी नहीं थी, इसीलिए ये पॉइंट इनके लिए डिमेरिट साबित हो गया था those days, and his work could not be widely publicized. Second, his concept of genes as a stable and discrete unit that controls the expression of trait of a pair of alleles which did not blend with each other was not accepted by his contemporaries as an explanation for the apparently continuous variation seen in the nature. साइंटिस्ट को उस टाइम पे ये बात इनकी समझ नहीं आती थी कि जीन्स क्या होते हैं, एलील्स क्या होते हैं, ठीक है, वो आपस में ब्लेंड कर जाते हैं, ब्लेंड नहीं करते हैं। ये कहते थे कि ब्लेंडिंग नहीं शो होती है। दूसरी लाइन ये एनसीईआरटी की बोल रही है कि लगातार नेचर में वेरिएशन सीन होता रहता है, तो फिर ये कैसे हो जाता है। लेकिन मेंडल साहब कहते थे कि जीन्स जो होते हैं वो डिस्क्रीट यूनिट में वर्क करते हैं, साथ ही साथ पेयर में काम करते हैं, जो कि आपस में ब्लेंड यानी मिक्सअप नहीं होते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो था उस टाइम के साइंटिस्ट को समझ नहीं आता था। ये सबसे बड़ी डिमेरिट इनके लिए क्रिएट हो रही थी उस टाइम पे। तीसरा पॉइंट क्या था? थर्डली द मेंडल्स अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फिनोमिना वाज टोटली न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल फॉर द मैनी बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम। बहुत सारे बायोलॉजिस्ट के लिए ये चीज एक्सेप्ट करना, मैथ और बायोलॉजी का तो 36 का आंकड़ा रहता है, आपको पता है, लेकिन फिर भी मेंडल साहब ने वहां पे मैथमेटिकल इक्वेशंस को वहां पे लगाया था, सॉल्व किया था। तो वो चीजें 9:3:1 का रेशियो, 1:1 इसका, ठीक है, ये सारे रेशियो, 1:1:1 का रेशियो, ये साइंटिस्ट के समझ के बाहर थी चीजें कि ये क्या बता रहे हो, ये क्या चीज ब्लेंड नहीं करती है, क्या चीज होती है, क्या आ रहा है 9:3:3:1 में। जब वो कहते थे कि वो एलील्स और जीन्स होते हैं, वो आते हैं इस तरीके से, वो कहते हैं जीन्स क्या है बताओ तो, कहां पे लोकेट हो रहे हैं ये चीज तो भैया मुझे बताओ, फिजिकल अपीयरेंस तो बताओ मुझे जीन्स की कि कहां पे लोकेट होते हैं, क्या चीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्या एक्सप्रेशन होते हैं, कैसे एक्सप्रेशन होते हैं। उस टाइम पे उनके पास जवाब नहीं हुआ करते थे, लेकिन वो बंदा उस टाइम पे बिल्कुल करेक्ट था। बिना देखे हुए उस चीजों को उसने बहुत बाखूबी और बहुत सही तरीके से चीजों को बताया, ठीक है। फाइनली, दो द मेंडल्स वर्क सजेस्टेड दैट फैक्टर्स वर डिस्क्रीट यूनिट, ही कुड नॉट प्रोवाइड द एनी फिजिकल प्रूफ। उसका कोई वो फिजिकल प्रूफ प्रोवाइड नहीं कर पाते थे एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्टर्स, और से दैट व्हाट दे वर मेड ऑफ। लोग उनसे पूछते थे, साइंटिस्ट जो थे उस टाइम पे, बायोलॉजिस्ट, किसके बने होते हैं। उन्हें डीएनए नहीं पता था उस टाइम पे, क्रोमोसोम्स का कहीं पे जिक्र नहीं था उस टाइम पे, कुछ भी नहीं था। लोग उनसे पूछते थे तो उस टाइम पे वो खामोश रहते थे, पेपर में पब्लिश करवा देते थे अपनी ऑब्जर्वेशंस को। उस टाइम पे ये चीज चलती थी कि आप जो भी डिस्कवरी करेंगे वो पेपर में पब्लिश करवा दीजिए, तो वो आपके नाम की हो गई, लोगों को पता चल जाता था इस तरीके से। तो क्वेश्चन आपका सीबीएसई का बनता है, देखिए मैंने लिख दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। Why the Mendel's work remained unrecognized for several years? Okay, what were the demerits of Mendel's work? तो demerits के नाम से अगर आता है तो ये आपको चारों लाइनें जो पीछे से हैं अपनी फाइनली तक, ये पूरी राइट करनी होगी आंसर शीट में। या मेंडल्स इतने टाइम तक अनरिकॉग्नाइज क्यों रहा, सेवरल ईयर्स तक, तो ये सारी चीज आपको बतानी रहेगी। ओके, तीनों चारों पॉइंट आपको बताने रहेंगे, जीन्स वाले भी, सब कुछ, एवरीथिंग। फिजिकल प्रूफ वाला ये पॉइंट चेक होता है आपका, एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर, फिजिकल प्रूफ और जीन्स वाली बात आपकी जरूर आनी चाहिए। पीछे एक बार और देख लीजिए क्या चीज है आपके कीवर्ड्स,
तो आपके कीवर्ड्स यहाँ पे जीन्स होते जाकर के ये दिखना चाहिए आपके आंसर में, ब्लेंडिंग दिखना चाहिए, और नीचे वाले आंसर में वेरिएशन। ये आप लाइनें चेंज करके भी चीजें पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन ये कीवर्ड्स आपके साथ में रहने चाहिए जब ये आंसर आप राइट कर रहे हो। ठीक है, ये टिप्स हैं सीबीएसई के आपके लिए, क्योंकि हम लोग यही देखते थे उस टाइम पे कि कौन कौन से कीवर्ड्स। भाई वहां पूरा आंसर नहीं लिखा होता हम लोग की मार्किंग स्कीम में, और ये मार्किंग स्कीम जो अपलोड होती है वो अलग होती है, सीबीएसई के बच्चों अलग होती है। ओके, अलग अलग तरीके से होते हैं, और वहां पे हम लोग को अपना, ठीक है, जो हमारा एचई होता है उसकी भी बात माननी पड़ती है। बायोलॉजिस्ट भी बड़े बड़े बैठे होते हैं वहां पे, उनको भी लगता है या हमको जो लगता है कि अगर आंसर सही है तो मैं आंसर, अगर बच्चे ने लिखा है तो उस पर नंबर मैं दे सकता हूं वहां पे या नहीं दे सकता हूं। कभी कभी नंबर देख करके भी डिटेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि एचईज को हमारे लगता है कि ये चीज ठीक नहीं है, यहाँ पे फैज ये नंबर, इसने ये लाइन ठीक नहीं लिखी, यहाँ पे देखिए ये वाला वर्ड इसने यूज नहीं किया, तो ये दिक्कत हो जाती है। इसीलिए कीवर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन 1900 3 साइंटिस्ट थे हमारे पास में, डिवरीज, कॉरेंस एंड शेरमैक। इन लोगों ने तीनों ने इंडिविजुअली अलग अलग तरीके से मेंडल्स के लॉ को रीडिस्कवर कर लिया था। उन्होंने काम करना जब स्टार्ट करा जेनेटिक्स के ऊपर, तो उन्होंने कहा जेनेटिक्स के ऊपर एक बंदा काम कर चुका है, नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, तो उनके लॉज को जरा पढ़ के देखते हैं, उनको देखते हैं कि उन्होंने क्या करा था। तो उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट को दोबारा से अपने एक्सपेरिमेंट में लाए, वो उसको दोबारा से रीड किया, रीडिस्कवर किया, दोबारा से मटर की फलियां लगाई, देखे रिजल्ट तो एग्जैक्टली सेम थे। ये बात उनको लोगों को अच्छी लगी कि हाँ भाई जो चीज आज से, ठीक है, 50-60 साल पहले बताई गई थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी। दूसरा, आल्सो बाय दिस टाइम, अब क्वेश्चन बनता है, द एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी दैट वर टेकिंग प्लेस, साइंटिस्ट वर एबल टू केयरफुली ऑब्जर्व द सेल डिवीजन। क्वेश्चन बनता है कि साइंटिस्ट उस टाइम पे केयरफुली कैसे ऑब्जर्व कर पाए थे सेल डिवीजन को, और मेंडल्स के काम को कैसे बढ़ा पाए थे आगे। तो ये वाला पैराग्राफ आपको लिखना होता है, ड्यू टू, अब ये कीवर्ड हो गया, ड्यू टू एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, तो डेब्रीज, कॉरेंस और फॉन शेरमैक ने काम करके दिखाया था और अच्छा काम किया था। दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस, डिस्कवर हुआ, एंड अपेयर डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन, these were called the chromosomes। ये लाइन आपकी आनी चाहिए कि क्रोमोसोम्स जो थे कब डिस्कवर हुए थे, कैसे डिस्कवर हुए थे। ओके, डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, माइक्रोस्कोपी हमारी बड़ी, लोगों ने सेल डिविजन्स को देखा, उन्होंने देखा कि पेयर्स में चीजें डिवाइड होकर के जाती हैं, अलग अलग तरीके से डिवाइड होते हैं। ठीक है, माइटोसिस अलग होता है, मायोसिस अलग होता है, ये सारी चीजें वहां पे देखी गई, दोबारा से रीडिस्कवर किया गया, तब जाकर के मेंडल साहब को रिवार्ड दिया गया था, द फादर ऑफ जेनेटिक्स, है ना, कि हाँ भाई साहब उन्होंने काम बहुत बेहतर किया हुआ है, बस हम लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए थे शुरू में। ये सब हुआ उनकी मौत के बाद में। आगे आते हैं, वॉल्टर सटन, थियोडोर बोवरी नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स and used chromosomes movement to explain the Mendel's law। ये वाली बात आपको लिखना होगी भैया। ओके, उन्होंने मेंडल्स के लॉ को डिस्कवर करने के लिए, सारी चीजों को बताने के लिए उन्होंने क्रोमोसोम्स का मूवमेंट बताया, अच्छी तरीके से बताया कि देखिए जैसे मेंडल साहब ने बताया था कि वो जीन्स में, जो जीन्स होते हैं वो फैक्टर्स जो होते हैं वो पेयर में जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, और वो डिपेंड करता है उनके ऊपर हमारा फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। Recall that you have studied that the behavior of chromosomes during the mitosis, क्लास 11 में चैप्टर नंबर 10 है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, एंड ड्यूरिंग द मायोसिस जो आपका रिडक्शन डिवीजन होता है, जिसमें क्रोमोसोम्स आपके पास में 23 बचते हैं, उस पर 46 रहते हैं। The important things to remember that chromosomes as well as genes occur in most important things, pairs में occur होते हैं, है ना। ये बात आपके मेंडल साहब ने पहले ही बता दी थी। Okay, the two alleles of a gene pair are located on a homologous, एक जैसे क्रोमोसोम्स के ऊपर, साइट्स ऑन अ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर। ये बात मेंडल साहब ने भी बताई थी, बाकी इन साइंटिस्ट ने भी बताई कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, जीन्स हो या एलील्स हो, वो सारे के सारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे लगे हुए रहते हैं, उस पे मौजूद रहते हैं, क्योंकि अब इन्होंने क्रोमोसोम्स का बिहेवियर देख लिया था, इन्होंने जीन्स का बिहेवियर भी देख लिया था। तब इन्होंने कहा था कि नहीं भाई, मेंडल साहब ने जो बात बोली है बिल्कुल सही बोली है। ये है थ्योरी इनकी, बेसिकली थ्योरी यही यहाँ से क्रिएट होती है इनकी, कि ही सी द बिहेवियर ऑफ, ही सॉ द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स
was parallel to the behavior of genes। ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है शुरुआत की, यही चेक होती है सबसे पहले कि हाँ ये चीज लिखी है बच्चों ने कि पैरेलल वाली बात लिखी है। ये इधर वाला हिस्सा ना भी लिखेगा कोई टेंशन नहीं, लेकिन ये चीजें जो इधर का हिस्सा है ये वाला, ये लिखना बहुत जरूरी होता है क्रोमोसोमल थ्योरी में। पेयर्स वाली बात आनी चाहिए, होमोलोगस क्रोमोसोम्स वाली भी बात आनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये 3 लाइनें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। पेयर्स वाली बात आएगी, मेंडल्स के लॉ वाली आएगी, ये ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दोनों लाइनें आपको लिखना है क्रोमोसोमल थ्योरी में। ड्यूरिंग द एनाफेज, डायरेक्टली हमारी एनसीईआरटी में जो बात की गई है वो एनाफेज से की गई है। मैंने 2 इमेजेस डाली हैं आपके लिए ताकि आपको आसानी से डाइल्यूट लैंग्वेज में ये बात समझ में आ जाए। बहुत सारा कॉम्प्लेक्स मटेरियल जो है एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, हम लोग का काम ये होता है कि इसको डाइल्यूट करके आप तक लाना, ताकि आपके दिमाग में अच्छे तरीके से ये बैठ जाए, मगअप हो जाए। एनाफेज ऑफ मायोसिस फर्स्ट की बात कर लीजिए। 2 क्रोमोसोम्स पेयर्स अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट के ऊपर रहते हैं, हमें पता है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, अलग अलग होते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस कंपेयर द क्रोमोसोम्स ऑफ 4 डिफरेंट कलर में उन्होंने बताया है, लेफ्ट एंड राइट में। इसको बहुत बेहतर तरीके से मेरी जो 2 इमेजेस हैं उसमें जो दिया गया है वो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ जाएंगे, वो कभी बोलेंगे भी नहीं। पॉसिबिलिटी 1 बताई गई है, ऑरेंज वाली एंड ग्रीन वाली इज सेग्रीगेटिंग टुगेदर, आपस में वो अलग अलग हो जाते हैं। बट इन द राइट हैंड कॉलम में पॉसिबिलिटी 2 है, द ऑरेंज क्रोमोसोम्स इज सेग्रीगेटिंग विद द रेड क्रोमोसोम से अलग हो जाते हैं। ये पूरी बात यहां पे आ गई है आपके G1 की, G2 में, एंड अगर क्या आता है आपका मायोसिस फर्स्ट एनाफेज, यहां पे देखो क्रोमोसोम G1 से G2 तक आने में एस फेज हो जाएगा, तो क्रोमोसोम्स डीएनए का कंटेंट 2C से 4C हो जाएगा, फिर क्रोमोसोम्स हमारे डिवाइड होना स्टार्ट करेंगे। अब देख लीजिए यहां पे ये अलग अलग दिए गए हैं, ऑरेंज दिया गया है, नीचे ग्रीन दिया गया है, तो अलग अलग तरीके से किस तरीके से अलग होते हुए नजर आएंगे। तो इस तरीके से अलग हुए आपके, है ना, रेड एंड ग्रीन अलग हुआ है, ऑरेंज एंड ग्रीन अलग हुआ है इस तरीके से। तो जर्म सेल्स हमारी बनी तो एक के अलग अलग तरीके के पेयर पहुंच सकते हैं, ऑरेंज के साथ में पहुंच सकता है, ग्रीन के साथ में पहुंच सकता है, कोई के साथ में भी कुछ भी पहुंच सकता है, कोई भी कलर वेरिएशन आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी बनी जाकर के पॉसिबिलिटी 1, पॉसिबिलिटी 2 यहां पे दिखाई गई। 1 लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम्स एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड अलग अलग दिखाएंगे। ये ऑरेंज है, ये आपके ग्रीन है, और ये आपके हो गए आपके येलो, और ये हो गए आपके रेड। इस तरीके से भी अलग अलग हो सकते हैं आपके जर्म सेल में मायोसिस सेकंड के टाइम पे, ये अलग अलग हो गए। अब ये जर्म सेल्स हमारी बन गई, तो ग्रीन एंड ऑरेंज, ग्रीन एंड ऑरेंज, येलो एंड आपके रेड हो गए। इस तरीके से इधर भी पॉसिबिलिटी, जस्ट उन्होंने उसको फ्लिप कर दिया इस तरीके से समझाने के लिए कि हाँ ये भी पॉसिबिलिटी आपकी एक बन सकती है। एनसीईआरटी में ये बना हुआ रहेगा, टेंशन मत लेना, बनाने के लिए नहीं आता, बना रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आपको बस पहचानना होता है कि क्या क्या हो रहा है, उसकी आउटकम पूछते हैं आपसे कि क्या है ये चीज, तो आपको आउटकम सारी बताना पड़ेंगी जो मैंने क्रोमोसोमल थ्योरी में आपको बता रखी है, वो सारी चीजें 5 मार्क्स में आना है इसको। कंक्लूजन अगर आएंगे तो फिर वो 3 नंबर में रह सकता है क्वेश्चन, ठीक है। ज्यादातर मैंने 5 नंबर में देखा, पॉइंट बना दिए उन्होंने, बच्चे के समझ में आ जाएगा कि ये दे आर टॉकिंग अबाउट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, Sutton and Boveri argued that the pairing, ये लाइन लास्ट की, and the separation of a pair of chromosomes would lead to the segregation of pairs of factors। ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है जब भी क्रोमोसोमल थ्योरी आप लिखें। ये लास्ट लाइन जो होती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाँ भाई, ऊपर वाली चेक करते हैं हम लोग जो उधर से शुरू हुई थी आपकी थ्योरी, कहां कहां से 3 पॉइंट आपको बताने, और ये लास्ट वाली कि हाँ सेग्रीगेशन वाला टर्म है, हाँ ठीक बच्चे ने लिखा है, ओके दैट्स इट। पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरीड। Sutton united this knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principle and called it the chromosomal theory of inheritance। उन्होंने सटन साहब ने इसको पूरा एनालाइज किया, क्रोमोसोम्स के बिहेवियर को देखा, क्रोमोसोम्स के बिहेवियर को देखने के बाद में उन्होंने बताया कि मेंडल साहब ने जो बात बोली है बिल्कुल करेक्ट बोली है, बंदा सही बोल करके गया है, आप लोग गलत ना समझें उस चीज को। उस टाइम पे जैसा उसको समझ में आया उसने बोला, जो क्रोमोसोम्स का बिहेवियर होता है वही हमारा जीन्स का बिहेवियर होता है, एलील्स का बिहेवियर होता है। आप आने वाली इमेज में अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे। देखिए दिस वन बहुत ध्यान से समझिएगा। मैटरनली, अब मेटाफेज की मैं बात कर रहा हूं, मेटाफेज फर्स्ट है, एनाफेज फर्स्ट है, टीलोफेज है एंड टीलोफेज सेकंड है। ओके, डायरेक्टली वहां पे पहुंचाया है। ए एंड ए 2 एलील लगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर, यही बात करी थी शुरू में उन्होंने
कैपिटल बी होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे लगे हैं एलील्स आपके, ये जीन्स मौजूद है यहाँ पे। स्मॉल बी ये पैटर्नली इनहेरिटेड क्रोमोसोम्स हैं आपके, और ये मैटरनली इनहेरिटेड क्रोमोसोम्स हैं हमारे अंदर। ओके, आगे डिवीजन होता है, एनाफेज हुआ। एनाफेज में ए आपका एक साइड चला गया, बी आपका ऊपर की तरफ चला गया, छोटे वाले जो छोटे एबीसी के लेटर्स हैं वो नीचे की तरफ आ गए। ओके, इतना क्लियर। डिवीजन हो गया आपका ए एंड बी एक सेल में आ गया, स्मॉल ए स्मॉल बी एक सेल में आ गया। ओके, अब फिर से टीलोफेज हो गया ना। अब टीलोफेज के बाद दूसरा मायोसिस सेकंड शुरू होता है। देन आफ्टर उसके बाद में कैपिटल ए कैपिटल बी एक साइड चला गया, फिर से सेल डिवाइड होगी, जो दो डिवीजन होंगे। यानी मायोसिस में याद है ना, एक सेल से 4 सेल बनती हैं, वो भी हैप्लॉइड कंटेंट में। कैपिटल ए कैपिटल बी इधर आ गया। एक पॉसिबिलिटी है ये, अभी दूसरी पॉसिबिलिटी भी आपके सामने आ जाएगी। ओके, ऐसा भी हो सकता है, दूसरी वाले में भी समझ में आ जाएगा। स्मॉल में ऊपर वाले में भी पॉसिबिलिटी आ गई। देखिए यहाँ पे इसके साथ में एक जीन्स, ये वाला अलग जीन्स आया है और वाला अलग जीन्स आया है। ये जीन्स आपका अलग आया है, ये जीन्स आपका कैपिटल बी का जीन्स आपका अलग आया है। ओके, तो दोनों के दोनों जीन्स जो हैं थोड़े थोड़े चेंजेस हैं। ए बी जीन्स अलग अलग हैं, साथ में एकदम से साथ साथ थे। अब ये क्या कर गए, एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन दे सेग्रीगेट टू ईच अदर। यही पॉइंट होता है कि मायोसिस जब हो रहा होता है, जब गैमीट फॉर्मेशन होते हैं, तो हमारे जो पेयर्स होते हैं, जो एलील्स होते हैं, वो ब्लेंड नहीं करते हैं, बल्कि क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। सेग्रीगेट होने का मतलब ये होता है कि कैपिटल टी साथ में था, कैपिटल टी अलग हो सकता है, स्मॉल टी अलग हो सकता है। यही हुआ था, इसी से तो निकाला था मोनोहाइब्रिड क्रॉस से उसने, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यही चीज बताई थी उसने उस टाइम पे कि स्मॉल टी सेग्रीगेट हुआ है और वो एक गैमेट में चला गया है, कैपिटल टी अलग हो गया है ना। ये बात बिल्कुल सही बता दी थी भाई साहब मेंडल ने। और यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये वाली बनी जा करके आपके लिए, एक पॉसिबिलिटी ये वाली बनी जा करके। अब देखिए दूसरी पॉसिबिलिटी, द क्रोमोसोम्स disjoin their alleles and segregate from each other. Combination of chromosomes and alleles are separated into the different cell. अलग अलग हो जाएंगे, वो हो गए हैं। अब देखिए फिर से मैटरनली इनहेरिटेड क्रोमोसोम्स कैपिटल ए कैपिटल बी है। अब ऊपर भी ये हो सकता है, ये ऊपर भी हो सकता है। स्मॉल बी ऊपर है हमारा, स्मॉल ए नीचे है, और स्मॉल बी आपका कैपिटल बी आपका जस्ट नीचे है। यानी ये होमोलोगस क्रोमोसोम यहां से डिवीजन हुआ इनका, ये पॉसिबिलिटी भी है हमारे पास में। तो ये मैटरनली वाले हैं आपके। ओके, और ये वाला जो है, ये वाला भी आपका मैटरनल क्रोमोसोम्स है, जो कि नीचे की तरफ है इस टाइम पे। ये वाला ये मैटरनल है आपका, ये मैटरनल है। ये दोनों आपके कैसे हैं, पैटर्नल क्रोमोसोम्स हैं कि नहीं है। हटा दो यहां से इसको, ठीक है। अब देखिए फिर से सेग्रीगेशन होगा। एनाफेज फर्स्ट आया, सेग्रीगेशन हुआ, सेग्रीगेशन होने के बाद टीलोफेज फर्स्ट आया आपका। टीलोफेज होने के बाद में अब कैपिटल ए के साथ में स्मॉल बी आ गया। देखिए एक पॉसिबिलिटी बन गई। ओके, अब यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर हो सकता है, हुआ कि नहीं हुआ। कैपिटल आर भी हो सकता है, यहां पे हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। कैपिटल ए स्मॉल बी भी हो सकता है, स्मॉल ए कैपिटल बी भी हो सकता है, स्मॉल ए कैपिटल बी। ये दोनों सेल्स अलग हैं, अलग अलग बन गए, 4 गैमेट बन गए। चारों गैमेट के पास में कॉम्बिनेशन अलग अलग है। तो इनका जो बिहेवियर है, जो मेंडल साहब ने बोला था कि जीन्स जो होते हैं वैसे ही अलग होते हैं जैसे क्रोमोसोम्स अलग होते हैं, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। होप है कि आपको, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बात है यहाँ पे, है ना। कि कैपिटल ए साथ साथ थे, फिर वो एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन वो अच्छी तरीके से अलग हो गए। कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी भी आ सकता है, कैपिटल ए के साथ कैपिटल स्मॉल बी यहां पे आया, कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी भी आ सकता है, कैपिटल ए कैपिटल बी भी हो सकता है, स्मॉल ए भी हो सकता है, स्मॉल कैपिटल ए भी हो सकता है। होने के लिए कुछ भी हो जाएगा। कॉम्बिनेशन जब बनेंगे, गैमेट फॉर्मेशन जब होगा, रिकॉम्बिनेशन जब होगा, सारे के क्रोमोसोम्स इधर से उधर हो जाते हैं बच्चों, है ना। तो ये है हमारी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा इसका, क्योंकि समझने में बहुत आसानी हो जाएगी कि हाँ ये है। उससे तो बेहतर है जो एनसीईआरटी में बना है, उसमें कलर का जो बताया गया है, कलर के बारे में बताया गया है, कलर्स लेकर के बताया गया, उससे बेहतर है। यहाँ पे आपको एलील्स भी दिख रहे हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम्स भी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं ये
मेरी एनर्जी के साथ मैं पढ़ाया हुआ वीडियो आपको पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूं कि खुदा आप लोगों की पावर ऑफ लर्निंग को बढ़ाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो देखते रहिएगा। जरा से भी कोई भी दिक्कत आए आप कमेंट कर सकते हैं। खुदा हाफिज, टेक केयर, बाय।